नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम हर रोज आपके लिए अलग अलग विषय लेकर आते हैं जो कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, ताकि उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचा सके और आपकी कृषि उन्नत हो। और ऐसे में आज दो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय हम लेकर आए हैं जिस पर आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं आज के विषयों के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा मोटे अनाज की खेती। साथ ही आज हम बात करेंगे मशरूम की खेती के बारे में। जहाँ तो ये ऐसे विषय है जो सीधे सीधे आपकी आमदनी को बढ़ाने से जुड़े हुए हैं और इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके बारे में जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर ले हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 1800-113061 पर आप कॉल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज़ बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। याद रखें, सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। और इस वक्त हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे आज हम ये बातचीत करेंगे। तो आइए आपका परिचय करा दें हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से। हमारे साथ डॉक्टर शिवाधार मिश्र हैं, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान विभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन कुमार सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर नवीन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मोटे अनाज से चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इन दिनों जो है हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी मना रहे हैं और ऐसे में इनके बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इसने अब तक एक लंबा सफ़र तय कर लिया है। मोटे अनाज यानी कि कोर्स सीरियल जिसको हम कहा करते थे, अब वो न्यूट्री सीरियल के मुकाम पर आ गया है। यानी कि इसकी जो पोषकता है इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है जागरूकता फैलाई जा रही है। तो क्या वजह है डॉक्टर शिवाधार, बताएं इसकी क्या महत्ता है, इसके बारे में हमें समझाएं। देखिए, ऐसा है कि मोटे अनाज या जिनको हम कभी कभी भूले बिसरे अनाज भी कहते हैं कि जब से हमारी हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के बाद देश में हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो आई, गेहूं की, धान की, मक्का की, इनका प्रचलन हमारे किसान भाइयों ने ज़्यादा किया। सिंचाई के साधन जैसे जैसे बढ़ते गए, ज़्यादा सिंचाई के लिए हमारे भूजल का दोहन होता गया। साथ साथ हमने बहुत सारे तरीके की नई जो फर्टिलाइजर्स या उर्वरक आए उनका प्रयोग करना शुरू किया। तो भरपूर उर्वरक प्रयोग किए, भरपूर पानी प्रयोग किया और ज़्यादा पैदावार ली। निश्चित ही उससे हमारे देश को जो खाद्य सुरक्षा थी वो सुनिश्चित हुई, लेकिन उसके साथ साथ जो दुष्परिणाम आए उनकी वजह से हम पुनः ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो भूले बिसरे अनाज हैं जो उनमें क्या अच्छाइयाँ थीं और कैसे वो हमारे साथ, हमारी परंपरा के साथ हज़ारों साल से हमारे साथ चलते आ रहे थे। तो इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे एक नुकसान जैसे हम बता रहे हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ से हमारा भूजल का दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है और भूजल नीचे गिर रहा है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है, अगर हम इनकी खेती को अपनाना शुरू करते हैं तो हमारा भूजल है उसकी संरक्षा की जा सकती है, उसको संरक्षित रखा जा सकता है। बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है इन फसलों को। दूसरे तो विस्तार से बात करेंगे, यानी कि जानेंगे कि किस तरह से ये हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद है और किसानों के लिए इसकी खेती करना भी फायदेमंद है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इससे जुड़े कई पहलू हैं जिस पर विस्तार से इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। श्री अन्न की खेती का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार खासा प्रयास कर रही है और इस प्रयास में किसान भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं। हमारे देश में मोटे अनाजों की खेती आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में की जाती है। ये फसलें सिर्फ पोषक अनाज फसलें ही नहीं है, बल्कि ये पशुओं के लिए चारा फसलें तो कुक्कुट पालन के लिए भी छोटा दाना फसलें भी हैं।
इसीलिए इनकी उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। आंकड़ों की माने तो राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में करीब 7 मिलियन हेक्टेयर में बाजरे की खेती, 10.1 मिलियन टन ज्वार और रागी का 1.8 मिलियन टन उत्पादन लिया जाता है। ये फसलें उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम संसाधन में उगाई जाती है। ज्वार, बाजरा और रागी जैसी फसलें ज्यादातर बारिश पर निर्भर है और खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। इसकी खेती करने के लिए एक गहरी जुताई के बाद 2 से 3 बार हल से जुताई कर खेत को समतल करना चाहिए, जिससे खेत में पानी ना रुक सके। साथ ही खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बेहतर उपज लेने के लिए बुआई के 15 दिन पहले करीब 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाएं। बारिश शुरू होने के साथ ही जुलाई के दूसरे सप्ताह तक इसकी बुआई करें। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट के जरिए जाना आपने कि मोटे अनाज की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मशरूम की खेती के बारे में बातचीत करते हैं। तो नवीन, आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारे देश के किसान हैं, ख़ासतौर पे अगर लघु और सीमांत किसानों की बात की जाए, जिनके पास अन्य फसलों के लिए ज़मीन की कमी है, उनके लिए मैं जानना चाहूँगी ख़ासतौर पर कि मशरूम की खेती किस तरह से उनके लिए अच्छी आमदनी का एक स्रोत बन सकता है और कितना मुनाफा इससे जुड़ा हुआ है। जी देखिए, मैं ये अपने किसान भाइयों को, ये लोग जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना ये चाहता हूँ कि मशरूम की खेती उन किसानों के लिए जो किसान लघु किसान हैं या सीमांत किसान हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, बहुत कम ज़मीन है, वो एक छोटे से घर से भी, एक छोटे से कमरे से मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। जी। और इसमें रोजगार की अवसर बहुत ज़्यादा है। और वो ऐसे किसान जो किसान पढ़े लिखे हैं, इसमें चूंकि मशरूम उत्पादन एक है ही है रोजगार का अवसर। इसके साथ साथ जैसे स्पान प्रोडक्शन, जो थोड़ा सा टेक्निकल होना चाहे, मशरूम का बीज पैदा करके उनको उससे भी एक अच्छा उनको जो है कि रोजगार का अवसर मिल सकता है। इसके साथ साथ जैसे मशरूम के बाई प्रोडक्ट जो हैं, मशरूम के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जैसे मशरूम की कुकीज है या बहुत सारे सप्लीमेंट पाउडर देख सकते हैं, या उसका जो है कि अचार है, चटनी है, या इस अचार और इस तरीके से बहुत सारे आइटम तैयार किए जाते हैं बेकरी के उनको बिस्किट है, मिठाइयाँ मशरूम की बनाई जाती हैं, जैसे गुलाब जामुन भी मशरूम के बनाए जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि मशरूम में उसके बीज से लेकर के मशरूम उत्पादन तक, इसके साथ साथ उसका जो प्रोडक्ट है, उस बाई प्रोडक्ट के रूप में भी उसका जो उसकी प्रोसेसिंग करके अच्छा प्रोडक्ट तैयार करके इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। और आने समय धीरे धीरे आ रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो इस तरीके के मशरूम उत्पादन का जो यहाँ पे खेती है, पूरे भारतवर्ष में बहुत तेजी से बढ़ी है। जी। और बिल्कुल, तो रुझान किसानों का इस ओर काफी बढ़ चला है और जो मशरूम की खेती है इसे अपनाने लगे हैं, क्योंकि इसमें काफी अच्छा मुनाफा जुड़ा हुआ है। जैसे कि डॉक्टर नवीन ने बताया है कि सीधे सीधे मशरूम को तो आप बाजार में ले ही जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इससे कई तरह के उत्पाद है जिनकी बाजार में बहुत अच्छी मांग रहती है। तो इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मशरूम की खेती भूमिहीन किसानों और युवाओं का भविष्य संवार रही है। भारत में सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्रों में मशरूम की खेती की गई, क्योंकि वहां तापमान कम होता था। फिर जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे कृत्रिम तापमान की स्थितियां बनाकर मशरूम की पैदावार ली जाने लगी। भारत में सबसे पहले शेल्फ प्रणाली से मशरूम का उत्पादन लिया जाता था। बाद में ट्रे प्रणाली का प्रयोग होने लगा। हालांकि बैग प्रणाली हमारे देश में ज्यादा चलन में है। बैग प्रणाली में मशरूम उगाने के लिए गेहूं के भूसे, पराली या फसल अवशेषों को रात भर के लिए साफ पानी में भिगो दिया जाता है। फिर भूसे को बाहर निकालकर अतिरिक्त पानी निथार कर अलग कर दिया जाता है और जब भूसे में लगभग 70% नमी रह जाए तब ये बिजाई के लिए तैयार माना जाता है। इसके बाद भूसे को पॉलिथीन बैग में परत दर परत भरते हुए मशरूम का स्पॉन मिलाना चाहिए। स्पॉन बहुपर्ती या पूरी तरह से सबस्ट्रेट में 5% की दर से गीला भार के आधार पर मिलाया जाता है। ये काम मुख्य रूप से सुबह करना चाहिए। हल्के हाथ से दबाना चाहिए, साथ ही बैग में छेद करने चाहिए जिससे मशरूम अपनी जगह बना सके।
तैयार मशरूम की समय समय पर तुड़ाई करनी चाहिए। इस तरह मशरूम की किस्म के हिसाब से उसकी देखरेख कर बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। जी, तो मशरूम उत्पादन से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो विपिन जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्ते मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, मेरा सवाल मोटे अनाजों से जुड़ा हुआ था। जैसे कि कल 7 जून है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, तो काफी अहम विषय भी आप रखा है, तो इस समय जानना चाह रहा था कि बाजरे की खेती हम करना चाहते हैं, तो बाजरे की कोई उन्नत किस्म जाननी थी। और बहुत सारे किसान भाइयों के मन में एक धारणा रहती है कि पहले भी तो हम बाजरे की खेती करते थे लेकिन आमदनी कम होती थी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि अब नई किस्में आ गई हैं तो उससे ज्यादा पैदावार भी होती है और अधिक पहले से अधिक हमारी आय भी बढ़ सकती है। तो इसके बारे में मुझे जानना था कि किस्में कौन सी उचित रहेंगी। जी बिल्कुल डॉक्टर। देखिए, बाजरे की फसल वैसे भी दो उद्देश्यों से उगाई जाती रही है, हमारे जानवरों के चारे के लिए भी और दाने के लिए भी। तो पहले जो हम फसल उगाते थे उसमें ज़्यादातर हमारा ध्यान हमारे पशुओं के चारे पे भी रहता था और साथ में दाना भी मिल जाता था। लेकिन आजकल बहुत सारी किस्में ऐसी आ गई हैं, अगर आपको सिर्फ चारे की बात करनी है, चारा पे ज़्यादा ध्यान देना है तो चारे टाइप की फसलें प्रजातियाँ उपलब्ध हैं। और सिर्फ दाने के लिए अगर करना है तो बहुत कम हाइट वाली, कम ऊंचाई वाली बहुत सारी हाइब्रिड है और इसकी तो हज़ारों प्रजातियाँ तैयार हो चुकी हैं। बाजरे पे हमारा बहुत अच्छा काम हुआ है। तो आप जो भी आपके लोकल इलाके में, मध्य प्रदेश में बहुत सारी चल जाएंगी, राजस्थान की काफ़ी प्रजातियां, CSH सीरीज़ की भी काफ़ी बाजरा की प्रजातियां हैं जो कि हाइब्रिड हैं। और हाइब्रिड प्रजातियों में दाना की उपज बहुत अच्छी हो रही है और अच्छी गुणवत्ता का भी दाना मिल रहा है। कई बहुत सारे जैसे आजकल फोर्टिफाइड अनाजों की बात हो रही है जिसमें जिंक आयरन की बहुतायत होती है, उसी तरीके से इस बाजरे में भी बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जो कि आप आवश्यकता अनुसार इन प्रजातियों को चुनाव कर सकते हैं और इन प्रजातियों को बोकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो विपिन जी उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही सही कहा कि जो कल है वो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, लेकिन इसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा की जब हम बात करते हैं साथ साथ पोषण सुरक्षा की भी बात करना बेहद ही ज़रूरी है, जिसके बारे में डॉक्टर शिवाधार इससे पहले हमें बता भी रहे थे। तो जानना चाहेंगे कि हमारे पोषण के लिए ये जो मोटे अनाज है वो कितने महत्वपूर्ण है, हमारी सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद है, हमें बताएं। जी हाँ, पोषण सुरक्षा, चूँकि हमने खाद्य सुरक्षा का जो हमारा एक था उद्देश्य कि हम उसे हर एक को अनाज मिले, तो आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि घर घर तक अनाज और हर आदमी तक अनाज है, कोई भुखमरी नहीं। हमारे पास बहुत आयत अनाज की है जिसे हम ज़रूरत पड़ने पर 2-3 साल का हमारे पास बफर स्टॉक भी रहता है। लेकिन जब पोषण सुरक्षा की बात आती है तो हम देखते हैं कि हमारे बहुत से ऐसे अनाज हैं जिनमें सभी तरीके के जो हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो अनिवार्य रूप से नहीं होते हैं, और इस दिशा में हमारा काम चल रहा है। और जो मोटे अनाज या मिलेट या पोषक अनाज या कदन तो या श्रीअन्न, कुछ भी कह लीजिए, ये सब इन पोषक तत्वों से भरपूर हैं। और अगर इनको हम अपने खाद्य में चयन में लाते हैं, अपने भोजन में लाते हैं, तो हमारे भोजन की बहुत सारी कमियां पूरी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जितने भी कदन हैं इन सब में कोई न कोई विशेष बात होती है। जैसे बाजरा कोई ले लीजिए, बाजरा में लौह तत्व बहुत अच्छा होता है। दूसरे इन सभी मिलेट्स में, सभी मोटे अनाजों में आजकल लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। इसके अलावा बहुत सारे हृदय की बीमारियां भी हो रही हैं और इसका मुख्य कारण ये होता है कि उनके अन्न में फाइबर की कमी है। तो ये जितने भी पोषक अन्न या मोटे अनाज हैं इन सब में जो डाइटरी फाइबर होता है, जो डाइजेस्टिव फाइबर होता है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसे खाने से हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र बहुत सही रहता है। और जो शुगर के या डायबिटीज़ के मरीज हैं उनके लिए तो ये रामबाण है और बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर हमारे इस तरीके तो इसीलिए इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि अपने रोज़मर्रा के खान पान में इन्हें आप शामिल ज़रूर करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। मनु कुमार जी मधेपुरा बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो, मैं स्टार्टर के रूप
जी शुरू करना चाह रहा हूँ। सर से यही जानना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा कि आप किससे जुड़ा स्टार्टअप करना चाह रहे हैं मनु जी? 1000 स्क्वायर फीट मशरूम्स का या मिलेट जी। का? मशरूम का। ठीक। अच्छा। डॉक्टर नवीन बताएं। हाँ जी, देखिए एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि अगर मशरूम का स्टार्टअप करना चाहते हैं 1000 स्क्वायर फीट में, तो स्टार्टअप अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले आपको कहीं ना कहीं प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। जैसे कृषि विश्वविद्यालय हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं आपके जिले में, तो वहां पर चूंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल इसकी खेती होती है, तो आप इसके लिए एक प्रशिक्षण जरूर लें। और उसके बाद स्टार्टअप में इसके बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर जी। केवल मशरूम का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो अगर ये आप मान के चलिए कि अगर स्टार्टअप इसका जो है कि 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, और इसके और बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, तो जो है कि आप जो है कि 1 लाख 2 लाख या 10 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि बिहार गवर्नमेंट मुझे जहाँ तक पता है कि उन्होंने जो है 50% सब्सिडाइज कर रखा है, सब्सिडी भी दे रहे हैं इस पे, बिहार गवर्नमेंट दे रही है मशरूम उत्पादन पे। तो आप डिस्ट्रिक्ट जो जिले के जिला उद्यान अधिकारी हैं आपके, उनसे जो है एक प्रोजेक्ट बनवा करके इसको शुरू करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरी समझ से। बिल्कुल। तो मनु जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और जान लिया होगा आपने कि किस तरह से आप मशरूम से जुड़ा हुआ स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें लागत की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही सरकार की बहुत तरह की योजनाएं भी चल रही है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। बहरहाल, इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम मोटे अनाज की खेती और मशरूम की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार। मैं जानना ये चाहता हूँ कि मोटे अनाज की खेती करने के लिए खरीफ का मौसम चल रहा है, तो हमें खेती में पहले से कौन सी तैयारी करनी चाहिए? कि मैंने पहले जोताई है या का कार्य है या खेती से जो खाद है या खाद है, इसके अलावा और कौन सी हमें खेती करनी चाहिए तब मोटा अनाज में होना चाहिए भरपूर पैदावार में? जी बिल्कुल। तो मोटे अनाज की भरपूर पैदावार पाने के लिए किसानों को किस तरह की तैयारी करना चाहिए, आप जानना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। जी डॉक्टर शिवाधार बताएं। देखिए, ऐसा है, भरपूर पैदावार के लिए आपको ये सबसे आसान उगाने में आप जैसे गेहूं धान की खेती करते हैं ना, उससे ये बहुत ज़्यादा आसान है। हमें इसमें सबसे बड़ी आराम यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत कम उर्वरकों से ये तैयार हो जाते हैं। खाद और उर्वरक का प्रयोग बहुत कम करने से, बहुत कम पानियों से होने से भी तैयार हो जाते हैं। दूसरे कुछ जो श्री अन्न है उनकी अवधि बहुत कम होती है। जैसे आपने बरसात शुरू होते ही इसकी अगर बुआई कर दी तो 1-2 बरसात में ही पता चला 60 से 70 दिन में भी कुछ जैसे सांबा है या इस तरीके के बहुत सारे मिलेट्स हैं जो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। रागी का थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा होता है, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन बाकी सारे के सारे अन्न 2 से 3 महीने में ज़्यादातर तैयार हो जाते हैं। तो एक तो समय कम लेते हैं, समय कम लगेगा निश्चित ही है।
आपका लागत भी कम लगेगी। दूसरी बात, भरपूर पैदावार तो हम ले लेंगे कि उनका सही दूरी पे बोएं, गहराई पे बोएं, सही समय पे उसे, अगर बरसात नहीं होती तो पानी लगाएं, और ये सब करने के बाद सही तरीके का बीज भी प्रयोग करें। बीज में हो सकता है कि आपको अच्छी प्रजाति मिल जाए, कोई आपके आसपास कृषि विज्ञान केंद्र से आप पता कर सकते हैं इसको, कोई अच्छी प्रजाति मिल जाए। और अच्छी प्रजाति के साथ साथ बीज का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है। प्रजाति अच्छी हो, पता चला बीज अच्छा स्वस्थ नहीं है, रखा हुआ है, उसमें फंगस लगी हुई है, तो ऐसे बीज का प्रयोग ना करें। तो ये सब करके आप खेत में प्लांट पॉपुलेशन, जो पौधों की संख्या है, उनको सुनिश्चित कर सकते हैं। और अगर पैदावार सही होगी उसके बाद जब आता है कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे करें। सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है कि हमारा जो तैयार हो गया खेत में अनाज, उसको किस तरीके से सफाई करें, उसकी किस तरीके से उसकी दलाई करें, किस तरीके से खाने के लिए तैयार करें। क्योंकि इसमें ज़्यादातर इन अनाजों में देखा गया है कि जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, जो इसका प्रसंस्करण वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा हिस्सा मुश्किल होता है। इसके लिए छोटी मशीनों के बारे में जानेंगे डॉक्टर शिवाधार आपसे विस्तार में। और इधर बहुत सारे ईमेल के जरिए सवाल हमें अब मिलना शुरू हो गए हैं, तो उन्हें कार्यक्रम में आइए शामिल कर लेते हैं। एक सवाल भेजा है खेतपाल लुथिया जी ने गंगानगर राजस्थान से। ये जानना चाहते हैं कि मार्च महीने में क्या हम बटन मशरूम लगा सकते हैं? डॉक्टर नवीन बताएं। देखिए, मैं लुधिया जी से कहना चाहूँगा कि आप मार्च के महीने में चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में जो है कि मशरूम बटन की बजाय आप अगर मिल्की मशरूम अगर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यह जो है 35 से 40 डिग्री, इवन कभी कभी 40 से ऊपर हो जाए, 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सर्वाइव कर जाता है, प्रोडक्शन दे देता है। जी। तो आप मिल्की मशरूम बटन मशरूम जैसा होता है, बस इसकी खेती में फर्क ये होता है, जैसे आप इसकी खेती बटन से भी आसान होती है। जैसे वेस्टर मशरूम के लिए आप भूसा तैयार करते हैं वेस्टर के लिए, वैसे ही बटन के लिए तैयार करते हैं। बस ये इसमें एक काम ये करते हैं कि बटन मशरूम की जैसे केसिंग करते हैं ऊपर से, वैसे ही मिल्की में भी केसिंग करने की आवश्यकता होती है। और ये छोटे आकार में तोड़ते हैं तो बिल्कुल बटन मशरूम जैसा दिखता है। आजकल जो गर्मी के दिनों में ज्यादातर बटन मशरूम जो आते हैं वह जो है मिल्की मशरूम होते हैं। जी। इसलिए अगर देखें तो आप मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। जी लुधिया जी। डॉक्टर नवीन, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि मशरूम की कितनी तरह की प्रजातियां हैं, और खासतौर पे जो खाई जाती है या बाजार में जिनकी अच्छी मांग होती है, और इनका चुनाव किसानों को किस आधार पर करना चाहिए? देखिए, मैं इनसे अपने जो हमारे किसान भाई जो दर्शक इससे जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, वैसे तो मशरूम की बहुत सारी वैरायटीज हैं, और इवन अगर हम उगाते हैं तो लगभग जो है कि पूरे विश्व में 200 वैरायटीज हैं। लेकिन अगर भारत में देखें तो 8-10 प्रजातियों को ज़्यादा हम वो देते हैं, उगाने का प्रयास करते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे मशरूम हैं जो बहुत महंगे होते हैं, जैसे सिटाकी वगैरह है। तो लेकिन मैं जो कमर्शियल स्तर पे आसानी से कर सकते हैं, उसमें हम 3 मशरूम ज़्यादा लेते हैं। एक तो वेस्टर मशरूम लेते हैं, दूसरा बटन मशरूम, और तीसरा जो है मिल्की मशरूम। और इनका समय रेंज भी ऐसा है कि आप पूरे वर्ष भर मशरूम की खेती कर सकते हैं। ठंडियों में जो है कि जैसे सितंबर से आप बटन मशरूम शुरू करें और जनवरी-फरवरी तक बटन मशरूम आप खेती कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि आप मिल्की मशरूम की खेती शुरू करें मार्च, अप्रैल, मई, जून तक। और जुलाई से जो है कि जून-जुलाई में आप जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जो है कि आप वेस्टर की, और ठंडियों में भी वेस्टर मशरूम की खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। परमेश्वर जी इस वक्त हमारे साथ भीलवाड़ा राजस्थान से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो मैडम, मेरा सवाल ज्वार से है मैडम जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ज्वार की जो हम बीज के लिए कौन सी बढ़िया किस्म लगाएं, मतलब बारिश के हिसाब से? जी। और दूसरा सवाल मैडम, मैंने अभी ज्वार बोई है पशुओं के लिए, तो उसमें क्या है कि थोड़ा मतलब पेड़ पत्तों पे धब्बा रोग लग रहा है, वो पत्ते जम रहे हैं ऊपर से। जी जी जी, ठीक है। आइए जानते हैं डॉक्टर शिवाधार, ऐसे में क्या उपाय करें? देखिए, ऐसा है कि जो इस समय ज्वार लगाया वो चारे के लिए लगाया है जी। और चारे के लिए हम अगर सही प्रजाति लेते हैं इस समय, तो इसमें बहुत सारी मल्टी कट वैरायटीज़ आती हैं जो स्वीट सोगाम सूडान ग्रास के नाम से जानी जाती हैं, जिसकी कई सीरीज़ हैं, कई कंपनीज बेचती हैं। अच्छा। तो इस प्रजातियों को लगाने के लिए हम बहुत ये ध्यान रखते हैं कि चूँकि गर्मी का मौसम होता है
और पौधे अगर नमी की कमी है तो पौधे झुलस भी जाते हैं। अच्छा। तो विशेषकर दूसरा इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत ये होती है कि 45 दिन या 50 दिन से पहले आप इस फसल को काट के जानवरों को कदापि नहीं खिलाइए, क्योंकि ऐसा करने से इसमें एक विष पैदा हो जाता है जिसे हाइड्रोसिनिक एसिड कहते हैं और आपके जानवरों को नुकसान कर सकता है। तो आप पानी का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर डिजीज़ फ्री वैरायटी नए बीज लेंगे अगर, तो उसमें ज़्यादातर वो बीमारी से फ्री होते हैं, वो नहीं रहता। तो इस तरीके से आप जो है नए बीज का प्रयोग करके ही आप उगाइए। जहाँ तक दूसरा सवाल भी पूछा है कि बीज के लिए भी ये उगाना चाह रहे हैं, तो बीज के लिए सही समय जुलाई का प्रथम सप्ताह बोने का है। और बीज की प्रजातियाँ इसकी भी बाजरे की तरह सोरगम या ज्वार की भी बहुत सारी प्रजातियाँ उपलब्ध हैं। तो आप आवश्यकता अनुसार अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र है उससे पूछ कर के राजस्थान के इस अमुक पार्ट के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी है उसको लेकर आप करें। इसमें भी हाइब्रिड प्रजातियां भी बहुत सारी उपलब्ध हैं और कंपोजिट भी वैरायटियां उपलब्ध हैं। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार और अपनी इच्छा अनुसार उसको ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो परमेश्वर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नागेंद्र जी मंडी हिमाचल प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नागेंद्र जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैडम जी नमस्कार जी। मैं हिमाचल प्रदेश के नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ, सरकार घाट मंडी से। जी मैडम, सबसे पहले तो आपके इस किसान प्रोग्राम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाया हमें। मैंने पीछे ऐसे मिलेट का एक मुद्दा उठाया था कि यहाँ पर बीज भिजवाया जाए, भारी मात्रा में बिका, रेट भले ही उसका ज्यादा था और ज्यादा बीज इसका भेजा जाए अगली बार जी। लेकिन हिमाचल प्रदेश की भूमि और यहाँ का जो टेम्परेचर है मिलेट के लिए और मशरूम के लिए इतना सूट करता है कि ये जो सरकार के लिए सुझाव भी है, शिकवा भी है कि ये जो आप 1500 रुपए मुफ्त में देते हैं, 2000 रुपए के किसान खाते में डालते हैं, बिजली पानी ट्रांसपोर्ट जो फ्री में दे रहे हैं, फ्री वी का जो सिस्टम है, इसके बजाय अगर हम लोगों को 90% सब्सिडी 80% सब्सिडी दे तो इससे हमारी आर्थिकी भी बढ़ेगी और यहाँ पर एक हब बन जाएगा इन सब खेतियों का। ये मशरूम और मिलेट का तो इतना अच्छा टेम्परेचर है यहाँ पर कि यहाँ पर जो सर्वे करवाया उसके बाद पालमपुर यूनिवर्सिटी वालों ने, उसके लिए भी आपके मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह की स्कीमें अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके यहाँ पर चलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय ये फ्री भी बांटने के जी जो आप दूसरी सुविधाएं दे रहे हैं। नागेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए भी, और साथ ही आपने जो सुझाव दिया है मुझे उम्मीद है कि ये उचित मंच तक जरूर पहुंचेगा। आगे भी इससे पहले भी आपकी बात पहुंच चुकी है और किसानों को काफी लाभ भी इससे हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं यहाँ पर आगे और डॉक्टर शिवाधार आपसे जानना चाहूंगी कि इसी तरह से जो किसान हैं उनके बीच में और ज्यादा जागरूकता फैलाने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो जो मिलेट्स उत्पादन है, श्री अन्न का जो उत्पादन है उससे जुड़ सके, क्या लगता है किस तरह के प्रयास होने चाहिए? जी हाँ, नेगी जी ने बहुत अच्छा एक सुझाव दिया। उस बात में एक बात छुपी हुई थी जी। वो हर एक किसान की समस्या है कि उन्हें इसका बीज अच्छा मुहैया कराया जाए जी। लेकिन बीज एक बार मुहैया कराया जाए, हमारे किसान भाई इतने जागरूक हैं कि अगर वही बीज पैदा करके अच्छा बीज अगर वो अपने किसानों में बांटने लगें तो वो और भी अच्छा होगा जी। तो नेगी जी से मेरा यही कहना है कि हिमाचल में अगर आप जैसे जागरूक किसान हैं तो आप बीज लाइए, जहाँ से भी उत्तम बीज मिल रहा है आप लाकर उसको मल्टीप्लाई करिए। क्यों ना आप बीज बेचने का ही कर सकते हैं, इससे कि आपकी आमदनी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ हमारे जो किसान भाई अच्छे बीज से वंचित रह जाते हैं वो आप उपलब्ध करा सकते हैं जी। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि इसको और बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर हर जगह पर, मतलब हिमाचल या किसी भी प्रदेश में छोटे छोटे यूनिट ऐसे हों जो इसकी प्रोसेसिंग कर सकें। मिलेट की प्रोसेसिंग सबसे बड़ी समस्या है और प्रोसेसिंग में अनाज बनाने तक ही नहीं, हम उसके उत्पाद बनाने पर ज़्यादा जोर दें और इसके लिए बहुत सारे स्टार्टअप हमारे हैदराबाद के अनुसंधान केंद्र जो मिलेट का है वहाँ से काफ़ी जुड़े हुए हैं लोग और शुरू भी हो चुके हैं और हमारी भारत सरकार भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि जब इसका उत्पादन भी अच्छा होने लगा, बीज भी अच्छा मिलेगा और हमारे जो छोटे यूनिट होंगे उनको भरपूर कच्चा माल मिलेगा, तो उम्मीद है कि हमारे जो यूनिट जो तैयार करेंगे उत्पाद वो बहुत हेल्दी भी होंगे और
सबके लिए पोषण भी उपलब्ध कराएंगे, साथ साथ आमदनी भी बढ़ेगी, एक फूड चेन में आएंगे, लोगों की रुचि भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम इसको मिलेट्स को बढ़ावा दे सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही कुछ सवाल यहाँ पर ले लेते हैं जो ईमेल के जरिए हमें मिल रहे हैं। और एक सवाल भेजा है अनुज जी ने और ये जानना चाहते हैं कि जो मशरूम है इसके बीज कहाँ से और कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। डॉक्टर नवीन कृपया बताएं। देखिए, मशरूम का जो बीज है जी, अगर आप देखें तो ये जो है कि आप सोलन से DMR से ले सकते हैं। इसके अलावा जो है कि जो ICR के इंस्टीट्यूट हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो इंस्टीट्यूट हैं उनके नज़दीक में, वहाँ भी मशरूम का लोग करते हैं, तो वहाँ भी जो है कर सकते हैं। बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्रों में मशरूम का सीड प्रोडक्शन जारी हो गया है, तो वहाँ से भी जो है कि आप मशरूम का बीज ले सकते हैं। मैं यही कहूँगा किसान भाइयों से कि ऑथेंटिक सोर्स से मशरूम का बीज खरीदें, और जो इधर उधर से लोग सीड बेचते हैं या ऐसे प्राइवेट अपने स्तर पे, तो उनका जो है कि कोई इस तरीके का वो नहीं है कि उसकी कोई गारंटी नहीं होती और उसमें अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलता है और किसान को नुकसान होता है। तो ऐसे में जो है कि आप सरकारी संस्थान से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े हुए उन संस्थानों से ही संपर्क करके, या किसी विश्वविद्यालय अगर आपके नजदीक है तो वहाँ भी मशरूम का जो है डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ से भी मशरूम का सीड ले सकते हैं। बिल्कुल। जी हाँ, तो अनुज जी जाना आपने कि मशरूम का बीज आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किसी प्रमाणित स्रोत से ही बीज प्राप्त करना अच्छा रहेगा। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। रामफल जी दादरी हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रामफल जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। कौन सा टाइम सही है जी हाइब्रिड के लिए? किसके लिए रामफल जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। हाइब्रिड बाजरा। अच्छा, बाजरे के लिए सही समय क्या है जी? हाँ। देखिए, चाहे हाइब्रिड बाजरा लगा रहे हों और चाहे कंपोजिट लगा रहे हों, जो बोने का समय माना जाता है कि जैसे ही हमारी मानसून शुरू होती है, जो कि 1 जुलाई के आसपास का समय होता है, आप मानसून से 4-5 दिन पहले से भी लगा सकते हैं और मानसून शुरू होने के 7-8 दिन बाद भी लगा सकते हैं। जी कि जो बोने का समय हम ऐसा निर्धारित करते हैं कि हमारी अगली फसल प्रभावित ना हो, लेट ना कटे बाजरा,
जिससे कि गेहूं की फसल का आप गेहूं लगाते हैं या कोई भी रबी की फसल लगाते हैं उसमें देरी ना हो। इसलिए समय से अगर लगाएं तो आपको रबी की फसल आसानी से मिल जाएगी और जो जुलाई का प्रथम सप्ताह सबसे अच्छा माना जाता है। बिल्कुल। तो रामफल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और ईमेल के जरिए जो सवाल हमें मिले हैं उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है शिवशंकर त्रिवेदी जी ने गोंडा उत्तर प्रदेश से। जानना चाहते हैं कि गर्मियों में मशरूम की खेती किस प्रकार कर सकते हैं और कौन सी प्रजाति लगा सकते हैं। जी डॉक्टर नवीन। देखिए शिवशंकर त्रिवेदी जी, गर्मियों में मशरूम की खेती आप करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए एक तो सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम में करें जहाँ पे टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकें 25 से 30 डिग्री या जो है कि 16 डिग्री तक 17 डिग्री तक जो बटन के लिए है आप उसके लिए जो है कि इस तरीके का एसी वगैरह लगा करके जो जहाँ कूलिंग कर सकते हैं। नहीं तो जो है कि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि जो अपने तरीके से कर रहे हैं, लोग जो हट लगा रहे हैं, झोपड़ी लगा रहे हैं, झोपड़ियों में ऊपर जो है कि ड्रिप या स्प्रिंकलर इस तरीके से सेट करते हैं कि पानी का थोड़ा फवारा चले और नीचे जो है पंखा लगाते हैं और पंखा लगा देते हैं जिससे ठंड हवा आती है। तो ऐसा करके भी सभी तरीके के मशरूम उगा सकते हैं। लेकिन यह है कि मैं आपसे ये कहूँगा कि चूंकि मशरूम की आपके पास तीन ऐसे मशरूम हैं जिनको आप अगर एक क्रम में लगाएं तो पूरे वर्ष भर मशरूम लगा सकते हैं। जैसे गर्मियों में आप मिल्की मशरूम की खेती करें, ठंडियों में बटन मशरूम की खेती करें, बारिश का मौसम हो, टेम्परेचर जब थोड़ा सा डाउन हो तो या बहुत ज्यादा कम होने की जरूरत नहीं है, नहीं हो तो भी चल जाएगा। तो आप वेस्टर्न मशरूम ऐसा है कि जो आप 25 से 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से करेंगे तो साल भर आप मशरूम की अच्छी खेती कर सकेंगे। और एक बार पुनः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं वहां पर प्रशिक्षण लेने के उपरांत ही आप जो है कि मशरूम की खेती करें। बिल्कुल। तो शिवशंकर जी, हम उम्मीद करते हैं कि इस सलाह पर आप ज़रूर अमल करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हमारे किसान हैं वो मौसम की मार को अक्सर उन्हें झेलना पड़ता है और हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में ख़ासतौर पर अगर श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज के उत्पादन की बात की जाए तो डॉक्टर शिवाधार हमें बताएं कि किसानों के लिए ये कितना लाभकारी हो सकता है इन मौसम से जुड़ी हुई विषम परिस्थितियों के बीच। देखिए, जब हम पूर्णतः मौसम पर आधारित थे, हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं थे जी। तब श्री अन्न ही ऐसे थे जो हम खेतों में मिलवा खेती करते थे, ज़्यादातर मिक्स क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग जिसे हम बोलते हैं। जी जी। तो मिलवा खेती करते थे, लाइनों में लगाते थे। पता चला कोदों की 4 लाइनें लगा दी किसी मूंग के खेत में या बाजरे के खेत में हमने काकुन की लगा दी, कोदों काकुन, इस तरीके से ये बहुत सारे हमारे जितने भी मिलेट्स हुआ करते थे इनको हम इस तरीके से मिलवा फसलों के रूप में बोते थे। तो मौसम की मार से बचने के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए सुझाव ये है कि थोड़ा सा हम ऐसे जाएं कि खेत को डाइवर्सिफाई करें। मतलब हम एक फसल के साथ में दूसरी फसल का भी रखें कि ये फसल अगर एक खराब होती तो दूसरी तैयार हो जाए। तो इस तरीके से एक तो ये उपाय है। दूसरे, मिलेट अपने आप में इनका ये खासियत है कि आपको लंबे समय तक अगर सूखा पड़ रहा है तो भी ये इसको बर्दाश्त कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी बरस गया है तो कुछ मिलेट्स अपने आप इसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं। और आजकल तो बहुत सारी नई नई तकनीकें भी आ गई हैं कि अगर हम देखते हैं कि कहीं जल भराव की समस्या है तो मिलेट्स को हमेशा बेड पे बोएं, बीच में नाली छोड़ते जाएं, फर्ब सिस्टम से बोएं। अगर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है तो कूड़ के अंदर बोएं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थान अपना सकते हैं जिससे कि हम इससे बच सकते हैं। स्वयं में कम आवृत्ति होने की वजह से, कम पानी की ज़रूरत होने की वजह से ये फसलें खुद ही क्लाइमेट के लिए या जो जलवायु परिवर्तन उसके लिए एक तरीके से बहुत ही उपयुक्त हैं। और इनको हम ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा अपना कर एक चीज़ और भी है, जैसे हमारी मुख्य फसल कोई हम मोटा अनाज नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसी फसल है जो बहुत सी हाई यील्डिंग वेराइटियाँ हैं जैसे धान गेहूँ वगैरह, ये अगर इनमें से कोई फसल खराब हो जाती है तो तुरंत हम जो है उस फसल के बाद अगर हम उस फसल को जुताई करके पुनः अगर हम कम अवधि बचती है तो उसमें ये फसलें हम लगा सकते हैं मिलेट की। तो एक तरीके से
उस फसल से जो पूर्ण होने वाला नुकसान है तो कम से कम मिलेट से हमें कुछ ना कुछ फायदा हो सकता भरपाई है। हो जाएगी, तो इस बिल्कुल। तरीके से ये कई तरीके हैं हमारे इसमें आते हैं जी, इसीलिए जो ये मिलेट्स है या मोटे अनाज है, इन्हें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स जी भी हाँ। कहा जाता है, क्योंकि ये जो मौसम से जुड़ी हुई विषम परिस्थितियां हैं उनमें झेलने की उनमें शक्ति होती है, इसीलिए आप इन्हें आसानी से उगा सकते हैं। इसके बारे में बातचीत जारी रहेगी। आइए इस बीच डॉक्टर नवीन का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नवीन, आपसे जानना चाहेंगे कि मशरूम की खेती जो कर रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उत्पादन अच्छा हो, स्थान का चुनाव कैसे करें, कमरा कैसा होना चाहिए, नमी कितनी होनी चाहिए और देखरेख किस तरह से करें? देखिए, मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि जो मशरूम उत्पादन के लिए एक तो कमरा हवादार भी होना चाहिए, जी। साथ ही साथ कमरा ऐसा भी होना चाहिए कि शुरुआत के समय में जब माइसीलियम उसमें रन करता है तो उस समय कमरे को बंद करने की भी आवश्यकता होती है। फ्रूटिंग के समय जो हवा की जरूरत पड़ती है, थोड़ी हवा पास होनी चाहिए कमरे से, तो इसलिए जो है कि इस तरीके का कमरा हो जिसको आप बंद भी कर सकें और जिसमें हवा का संचार अच्छे तरीके से हो तो अच्छा होता है। इसके साथ साथ जो मशरूम के लिए नमी की जरूरत होती है वह जो 75 से 80% वातावरण नमी होनी चाहिए, जिसके लिए हम जो है कि दीवारों पे छिड़काव करते हैं या फिर अगर जैसे झोपड़ी अगर बनाते हैं घास उसकी जो हट बना करके मशरूम की खेती करते हैं तो उसमें जो ऊपर से जो है कि पानी का छिड़काव करके या स्प्रिंकलर सेट लगा दें तो भी जो है कि उसमें नमी अच्छी तरीके से मेंटेन रखेंगे। तो ये कह सकते हैं कि देखिए टेम्परेचर तो अलग अलग मशरूम के लिए ये है कि जैसे आपका बटन मशरूम है उसके लिए जो है कि फ्रूटिंग के लिए 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जरूरत होती है, लेकिन उसके माइसीलियम को रन करने के लिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जरूरत होती है। जबकि जो आपका मिल्की मशरूम है उसके माइसीलियम रन करने के लिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसके जो है फ्रूटिंग के लिए, और इसमें जो है जो आपका वेस्टर्न मशरूम है उसके लिए जो है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, लेकिन नमी आपकी 75 से 80% होनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ऐसी जगह हो जहाँ पे जो है कि आप छिड़काव कर सकें और पानी का छिड़काव कर सकें, बराबर नमी बनाए रख सकें। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए कि आपके पास तो ये पानी का समुचित व्यवस्था होनी बेहद ही ज़रूरी है मशरूम के अच्छे उत्पादन के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर शिवाधार, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन दिनों लोग सेहत को लेकर काफ़ी जागरूक हो गए हैं और इसलिए भी हम देख रहे हैं कि ये जो श्री अन्न के उत्पाद हैं इन्हें लोग हाथों हाथ आजकल लेना पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो जैविक उत्पाद है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी रुझान है। तो क्या इन दोनों चीज़ों का समावेश हो सकता है? क्या जो मोटे अनाज है उसकी जैविक खेती की जा सकती है ताकि इनके अच्छे जो भाव है वो भी मिल जाए और ग्राहक भी मिल जाए? देखिए, ये बहुत ही सामायिक ये आपका प्रश्न है जी। और मैं ये बात कहना भी चाह रहा था कि अन्य फसलें उगाने के लिए जब हम जैविक की तरफ बढ़ते हैं तो चूंकि फसलों की जो डिमांड होती है, फसलों की आवश्यकता होती है, उनकी ज़्यादा होती है और उनको हम अगर ऑर्गेनिक या जैविक रूप से उगाना चाहें तो वो पोषक तत्वों की पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी वो फसलों की उपज कम होने लगती है, लेकिन चूंकि इनकी आवश्यकता ही कम है जो कि हमारे जैविक उत्पादों से, जैविक स्रोत हैं, उनसे बड़ी आसानी से पूरी की जा सकती है इन खादों से। तो इसको एक तो श्री अन्न अपने में ही पोषक तत्व इसमें ज़्यादा, ऊपर से अगर जैविक हो जाए तो सोने में सुहागा वाली बात है। तो इसको हम चाहें तो अगर उसकी किसान भाई हमारे अगर इसको जैविक रूप से उगाकर डबल फायदा क्या 4 गुना फायदा ले सकते हैं और साथ में अगर प्रोसेसिंग करना शुरू कर दें छोटे छोटे स्तरों पे तो मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा फायदेमंद कोई फसल हो ही नहीं सकती। अगर इसको जैविक रूप से उगाया जाए और प्रोसेस कर लिया जाए तो हमारे किसान भाइयों को बहुत फायदा कम प्रयास में हो सकता है। बिल्कुल, कम प्रयास में आपको गुणवत्ता युक्त उत्पाद जो है वो मिलेगा और जाहिर तौर पर जो उपभोक्ता है वो भी इन्हें ज़रूर पसंद करेंगे, तो आपका इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा निहित है। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर नवीन, आपसे जानना चाहेंगे कि मशरूम उत्पादन जब कर रहे हैं तो मशरूम कब तैयार हो रहा है, कैसे तुड़ाई करें, इन बातों के बारे में बताइए और कितने दिन में ये तैयार हो जाता है? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मशरूम का जो माइसीलियम रन करता है, जब आप मशरूम स्पानिंग कर देते हैं तो उसमें जो है कि 20 दिन 15 से 20 दिन का समय लगता है जिसमें स्पान अच्छी तरीके से रन करता है। उसके बाद जो है कि 15 से 20 दिन या अलग अलग मशरूम के लिए अलग अलग समय है, लेकिन ये है कि ओवरऑल जो है 15 से 20 दिन में
सभी मशरूम में जो है फ्रूटिंग बॉडी आनी शुरू हो जाती है। तो ये मान के चलते हैं 20 से 25 दिन में आप मशरूम की तुड़ाई शुरू कर सकते हैं। तो लगभग 40 दिन में मशरूम में जो फ्रूटिंग बॉडी आनी शुरू हो जाती है, और 2 से 3 तुड़ाई अगर करनी हो तो जो है कि 60 से 70 दिन तक तुड़ाई हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो तुड़ाई के बारे में भी आपने बता दिया, और इसके साथ ही मशरूम की बात हो चाहे श्री अन्न की बात हो, प्रोसेसिंग की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, जिसके बारे में विस्तार से आगे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। नरेंद्र सिंह जी अलवर राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नरेंद्र जी स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा वीरेंद्र जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, चलिए लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा कि जो खाद्य प्रसंस्करण है इसकी काफ़ी अहम भूमिका है, मशरूम की बात हो या फिर मिलेट्स की। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर शिवाधार, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने कार्यक्रम में बताया भी शुरुआत में, किस तरह के उत्पाद हैं और जो बाजार में इन दिनों अच्छी मांग रखते हैं, जो खेती है उसके करने के साथ साथ प्रसंस्करण करना किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए, इसको हम जो प्रसंस्करण वाला हिस्सा है इसको 2 भागों में बांट सकते हैं जी। क्योंकि जो ये अनाज हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनके दाने बहुत छोटे होते हैं, तो शुरुआत हो जाता है हमारा प्रसंस्करण कह लीजिए, या पहला जो थ्रेशिंग ही पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जी। क्योंकि ये जो आम थ्रेसर हैं उनसे हटके हमें मशीन चाहिए जी। और ज़्यादातर ये हमारे किसान भाई इसको हाथ से डंडों से पीट के उससे करके निकालते हैं। तो इन दानों को अलग करने के लिए छोटी छोटी और बड़ी उन्नत मशीनें चाहिए जो कि हर तरीके के अनाज को अलग कर सकें। हल्के होने की वजह से उनको अलग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जी। दूसरा हिस्सा जो है कि इसको जो खाने योग्य पदार्थ या उपयोग करने योग्य हमें जो बनाना है, तो इसका जो छिलका होता है वो बहुत मजबूत होता है। इसके ऊपर एक छिलकी भूसी होती है जो बहुत मजबूत होती है। तो हलिंग करके किस तरीके से हम इसकी दलाई की जाए कि जो इसमें से जो अंदर का खाने वाला हिस्सा वो निकल आए, तो उस पार्ट के लिए भी कई तरीके की जो छोटी छोटी मशीनें चाहिए कि हमारे हर किसान के पास मशीन हो तो अपने खेत पे ही वो उस काम को कर ले, अपने घर पे कर ले। तो ये दूसरे स्तर पे भी हमारे बहुत सारी सरकार को भी मदद करने की ज़रूरत है, बहुत सारे वैज्ञानिकों को भी काम करने की ज़रूरत है कि हम इन मिलेट्स को किस तरीके से अच्छे से प्रोसेस कर सकें। जी। तीसरा
चूंकि इस स्टेज में आने पे जब दलाई हो जाती है उसके बाद हम इसके बहुत सारे उत्पाद जैसे खीर, दलिया, इस तरीके की चीज़ें, खिचड़ी सब बना के खाते भी हैं और खाते आए हैं। पहले पुराने ज़माने में होता था कि घर में ओखली होती थी, उसमें कूट कर हम लोग जो है बना लेते थे, लेकिन अब उसकी जगह मशीनें, चूँकि वो काम करने के लिए हमारे पास अब काम करने वाले नहीं बचे हैं, तो अब मशीनों का उपयोग करके हम ये काम कर सकते हैं। तीसरा जो स्तर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉमर्शियल के लिए। कॉमर्शियल का मतलब हम अगर इसे प्योर बिजनेस के तरीके से अगर लेना चाहें, स्टार्टअप की तरह से लेना चाहें, तो उसके लिए भी बिस्किट बनाने की इंडस्ट्री है, कई तरीके की कुकीज़ बन रही हैं, बिस्किट बन रही हैं, ब्रेड बनाई जा सकती है और बहुत सारे उत्पाद, बहुत सारे चिप्स बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से भरमार मार्केट में हमारे हो भी रही है, नए नए उत्पाद, नए नए स्टार्टअप निकाल के कहीं कुछ ला रहा है, कहीं कुछ ला रहा है। तो इस तरीके से आजकल के लोगों की चूंकि जीवन शैली बदलने लग गई है और वो जंक फूड खाने लग गए हैं, तो उसके बजाय आप जो मिलेट्स है उनके नूडल्स और उसका पास्ता, इस तरह के कई तरह के और उत्पाद आने लगे हैं, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं और ये बनाने लगे हैं, कई तरह के स्टार्टअप्स ऐसे आने लगे हैं। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। डॉक्टर नवीन का इस बीच में रुक करना चाहूँगी। डॉक्टर नवीन, अब मशरूम के बारे में आप हमें बताया था शुरुआत में ही कि इसके भी कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं, तो बताइए कि किस तरह की संभावना है इसके प्रसंस्करण में और साथ ही मार्केटिंग अगर किसान करना चाहे, चूंकि ये एक बड़ी समस्या कई बार किसानों के सामने आ जाती है, तो किस तरह से मार्केटिंग करनी चाहिए, बताएं। मैं ये बताना चाहूँगा इस विषय में कि देखिए, मशरूम ऐसा है कि जैसे बटन मशरूम है, बटन मशरूम जैसे ही मार्केट में जाता है और उसके बाद अगर वो नहीं बिक पाता है तो उसमें जो है कि वो पेरिशेबल होता है, खराब होने की संभावना बढ़ती। तो ऐसे में बटन मशरूम के जो ये जैसे पिकल हैं, ये पिकल बना सकते हैं। और जो वेस्टर्न मशरूम है, वेस्टर्न मशरूम को ड्राई करके पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके जो है कि उससे जो है कि बहुत सारे उसके बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कुकीज़ के बहुत सारे बेकरीज के आइटम बनाते हैं, स्वीट्स के आइटम बनाते हैं लोग, और उसके जो है कि चिप्स वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें एक बड़ा अच्छा दिखता है कि ये जो फूड प्रोसेसिंग से एक अच्छा जो है कि एक अवसर मिल सकता है किसानों को। लेकिन ये है कि इसके लिए भी जो है कि आप हर जगह पे मैं देख रहा हूँ कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत जो फूड प्रोसेसिंग की ऐसी जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है, तो उसमें इन चीजों का बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की यूनिटें एस्टेब्लिश हो रही हैं जहाँ पे इस तरीके के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। और मार्केट के लिए मार्केट बिल्कुल इसकी मतलब मार्केट जैसे अन्य जो बेकरी के आइटम है उसी तरीके से इसकी भी मार्केट धीरे धीरे लोग बढ़ाएं तो आगे इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। हालांकि इसमें अभी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है, लेकिन फिर भी लोग बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारी सफलता की कहानियां हैं जो मशरूम की खेती से जुड़ी हुई है। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं और मशरूम की खेती के बारे में बहुत ही अहम जानकारियां आपने हमें दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर शिवाधार, आपसे जानना चाहेंगे कि स्टार्टअप्स का जिक्र किया, हम देख रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी मनाया जा रहा है और उसका एक परिणाम भी सामने आ रहा है कि लोगों में कितनी जागरूकता इस बीच आ गई है और स्टार्टअप्स की भरमार लग गई है जो कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे में वो किसान जो इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, अभी तक इस क्षेत्र में आए नहीं है लेकिन आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? किस तरह से अपने स्टार्टअप्स की शुरुआत करें और क्या इससे जुड़ी हुई कुछ योजनाएं भी है जिनका लाभ लिया जा सकता है? देखिए, भारत सरकार हर तरीके से हमारे किसान भाइयों को भी मदद कर रही है, जैसे कि बीज मुहैया कराना, उसकी तकनीक उपलब्ध कराना जी। प्रोसेसिंग के लिए जो स्टार्टअप के लिए बात हो रही है उसके लिए मशीनों का बहुत जगह मशीनों पे सब्सिडी है। उसके अलावा स्टार्टअप के लिए भी जो नए प्रोडक्ट हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग की व्यवस्था है जी। और स्टार्टअप के लिए भी फंड्स की उपलब्धता है। तो हर तरीके से हमारी सरकार इसको सपोर्ट कर रही है। साथ साथ हमारा उत्पाद अगर गुणवत्ता युक्त है तो ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे इनके उत्पादों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आज हम इस मौके का फ़ायदा उठाकर जबकि पूरा विश्व जागृत है, पूरा विश्व इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, तो क्यों ना हम अग्रणी बन के, अग्रणी तो हैं हम मिलेट उत्पादन में, लेकिन और आगे आके हम अपने चीज़ को विदेशों में भी भेज सकें, जिससे कि हम बहुत सारी जो मुद्रा है वो अर्जित कर सकें और हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। साथ साथ खुद भी कंजम्पशन करें, खुद ही इसका उपयोग बढ़ाएं, जिससे कि हम सब लोगों का स्वास्थ्य के स्तर तो सुधरे ही सुधरे, साथ में अपना
वातावरण भी प्रदूषित होने से बच जाए। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, जो कुछ डायरेक्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ खुले हैं। हम इन सब का फायदा उठाकर इस पर जोर देकर हमारी सरकार इसका प्रयास भी कर रही है और हम सब लोग इस प्रयास में शामिल होकर इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शिवादार, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमें इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से आप मिलेट्स यानी कि जो मोटे अनाज है उनकी खेती और प्रसंस्करण से जुड़कर और इसके साथ ही मशरूम उत्पादन से भी जुड़कर आप कितना अच्छा लाभ ले सकते हैं और इनकी बहुत अच्छी डिमांड जो है आजकल बाजार में है। तो इसका भरपूर लाभ आप ज़रूर लें। उम्मीद है आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ दी गई है उसका लाभ आप ज़रूर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है अगेती फूल गोभी की नर्सरी की तैयारी, साथ ही बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के परिवेश में उत्तम कृषि के बारे में। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर कल कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी। इस बीच आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा बता दें कि सोशल मीडिया के भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से इनके साथ आप जुड़े रह सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन पर आप कुछ भी अपने विचार साझा कर सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं, साथ ही कार्यक्रम से जुड़ी जो जानकारी है वो भी हासिल कर सकते हैं, इसलिए ज़रूर इनसे जुड़े रहें। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।